और इसके पहले वीडियो में आपने देखा था बड़े भाई साहब पार्ट से, उसका पहला भाग। अब देखिए यहाँ पर दूसरा भाग। सालाना इम्तिहान हुआ यानी एनुअल एग्ज़ाम, वार्षिक परीक्षा। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। लेखक बता रहे हैं कि जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ उसमें मैं पास हो गया और भाई साहब फेल। और पास भी कैसे हुए? दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 वर्ष का अंतर रह गया, 2 साल का फासला रह गया। जी मैं आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूँ, मतलब खूब उनकी खिंचाई करूँ कि आपकी वो जी तोड़ मेहनत कहाँ गई, खून जलाना आपका कितना काम आया। पर क्या हुआ? लेकिन वह इतने दुखी थे, उदास थे कि लेखक के दिल में उनके प्रति हमदर्दी हुई। उनके घाव पर नमक छिड़कने का जो विचार था वो लज्जास्पद जान पड़ा। तो मन में तो आया था लेखक के कि उनकी खिंचाई करूं, आड़े हाथों लूं, पर वो फेल होने की वजह से इतने दुखी थे कि बड़े भाई साहब की इस तरह से बेइज्जती करना अपने आप में ही उनको शर्मनाक महसूस हुई, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। हाँ, पर अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ गया, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर आया और उसके साथ साथ थोड़ा सा गर्व हुआ, घमंड भी हुआ। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। भाई साहब थोड़े ढीले पड़ गए। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। अब छोटे भाई बड़े आज़ादी के साथ खेलकूद में शरीक होने लगे थे। बड़े भाई साहब भी उनको डांटने का मौका देखकर भी नहीं डांटते थे। तो और लेखक ने अपने मन में विचार कर लिया था कि अब अगर बड़े भाई साहब ने उनको डांटा या किसी तरह से खेलकूद में उन्होंने विघ्न डाले तो उनको जवाब दे दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल भी आ गया। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था। मतलब वो अपनी जुबान से कुछ नहीं कह पा रहे थे लेकिन फिर भी उनका जो व्यवहार था, जो रंग ढंग था, उससे साफ जाहिर होता था। भाई साहब को आतंक मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी जो सहज बुद्धि थी बहुत ही तेज़ थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, यानी सुबह जल्दी जगने के बाद वो चले गए दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलने और सीधे ब्रेकफास्ट करने के समय पर हॉस्टल में वापस आए, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली हो और मुझ पर टूट पड़े। भाई साहब ने फिर से उनको डांटना शुरू कर दिया। इस साल तो पास हो गए, दर्जे में अव्वल भी आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया, मतलब तुमको अपने ऊपर घमंड हो गया। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, बड़े से बड़े जो थे उनका घमंड भी नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल पढ़ा होगा। उन्होंने उदाहरण के द्वारा फिर से समझाना शुरू किया कि रावण के बारे में पढ़ा होगा, उसके चरित्र से तुम कौन से उपदेश लिया, और बता रहे हो कि तुमने रावण से क्या सीखा, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, और असल चीज़ क्या होती है? बुद्धि का विकास। इम्तिहान पास करना आसान है, पर अपनी बुद्धि का जो विकास है वो महत्वपूर्ण है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, मतलब समझते हुए पढ़ना। रावण भूमंडल का स्वामी था, पूरे धरती का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं, मतलब राजाओं के राजा को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज का विस्तार बहुत बड़ा हुआ, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि संसार में अनेक राष्ट्र, अनेक देश ऐसे हैं जो अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है, स्वतंत्र है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी राजा उसे कर देते थे, टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम और निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा, मतलब अंत समय उसे पानी देने वाला भी कोई नहीं था। आदमी और जो चाहे कुकर्म करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया, दिन और दुनिया दोनों से गया। बड़े भाई साहब लेखक यानी छोटे भाई साहब को समझा रहे हैं कि इंसान जो कुछ भी कर्म करे, पर अपने कर्मों पर, अपने आप के ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाले का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। शैतान का हाल भी पड़ा होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई और नहीं है।
अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गए। बड़े भाई साहब लेखक को समझा रहे हैं कि एक बार पास हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो होता है मतलब इत्तेफाक से, चलो अंधे के हाथ बटेर, मतलब कोई अंधा व्यक्ति है, बटेर एक पक्षी है जो बहुत तेज़ दौड़ता है, अगर वो किसी के हाथ, अंधे व्यक्ति के हाथ आएगा तो उसे इत्तेफाक ही कहेंगे। तो बड़े भाई साहब लेखक को समझा रहे हैं कि एक बार पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर रावण का भी उदाहरण दिया और उसके साथ साथ शैतान का हाल बताया, शाहरुम का हाल बताया कि किस तरह से अपने ऊपर उनको अहंकार हुआ था और किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया। ठीक है बच्चों, बार बार नहीं लग सकती। बोल रहे हैं कि अंधे के हाथ बटेर एक बार लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। मतलब गिल्ली डंडा हम कह रहे हैं कभी कभी ऐसा मतलब निशाना, मतलब इस तरह से हम डंडे से गिल्ली पर वार करते हैं कि बिल्कुल सटीक लगता है और गिल्ली काफ़ी दूर जाती है। तो लेखक को बता रहे बड़े भाई साहब कि उससे कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं बन जाता, और बड़ा खिलाड़ी वही है, सफल खिलाड़ी वही है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। और ये भी बता रहे हैं लेखक को कि मेरे फेल होने पे मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। मतलब वो अपने दर्जे के, अपनी कक्षा के मैथमेटिक्स के बारे में बता रहे, और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना कोई आसान काम नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे, कौन सा कांड किस हेनरी ने किस समय में किया, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह अगर 8वें को लिख दिया तो सारे नंबर गायब। बड़े भाई साहब लेखक को समझा रहे हैं कि इतिहास जब पढ़ोगे तो उसमें कितने हेनरी हुए, हेनरी प्रथम, हेनरी द्वितीय, हेनरी तृतीय, हेनरी चतुर्थ, इस तरह से उनके नाम होते थे। अगर हेनरी 7वें की जगह 8वें का लिख दिया तो सारे नंबर कट जाएंगे। इस तरह से इन लोगों का नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल। जब मेरे दर्जे में आओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। सिफर भी नहीं मिलेगा, अर्थात जीरो भी नहीं मिलेगा। हो किस ख्याल में, दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कोटियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाती है। इन सब अभागों को नाम भी नहीं जोड़ते थे, एक ही नाम के आगे पीछे 2 सोयम, चहारोम, पंचम लगाते चले जाते। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। इस तरह से लेखक को बड़े भाई साहब बता रहे हैं कि इनको नाम नहीं मिलता था, अगर मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम बता देता। एक ही नाम के आगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस तरह से लगाकर नाम रखते थे। और ज्योमेट्री में बस खुदाई पना है। अ ब ज की जगह और लिख दिया अ ज ब तो सारे नंबर कट गए हैं। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से पूछता कि आखिर अ ब ज और ज ब अ में क्या फ़र्क है। बड़े भाई से बता रहे हैं कि जो एग्जामिनर हैं निर्दयी, जिनके दिल में दया की भावना नहीं, उनसे कोई पूछे कि अगर अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो उससे क्या फ़र्क है। व्यर्थ की बात के लिए छात्रों का खून करते हैं। दाल भात रोटी खाई, यानी दाल चावल रोटी खाई या चावल दाल रोटी खाई, बात एक ही है। इस तरह से लेखक को समझा रहे हैं। इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को, एग्जामिनर को कोई परवाह नहीं है। वह तो बस वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर रट डाले और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फ़ायदा। बड़े भाई साहब लेखक को बता रहे हैं कि बेमतलब की बातों को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर उदाहरण के द्वारा भी जो उस समय की वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उस पर व्यंग कर रहे हैं, किस तरह से अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं कि आगे की पढ़ाई कितनी मुश्किल है और किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है। एक दर्जे में पास हो जाने से ज़िंदगी की हर परीक्षा आप पास नहीं कर लिए, इसलिए इस तरह से खेल कूद में समय बर्बाद मत करो। बड़े होने का जो कर्तव्य था उनका, बड़े होने की जो जिम्मेदारी थी, वो बखूबी उस जिम्मेदारी को निभा रहे थे। अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए वो काफ़ी समझाने का प्रयास कर रहे थे। कह दिया समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए।
कौन जानता नहीं कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। समय की पाबंदी यानी हर समय को बर्बाद न करना, समय पर हर काम करना, ये अच्छी बात है, ये सभी को पता है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति समय पर हर काम करता है, समय बर्बाद नहीं करता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करता है। ये बात सभी को पता है। लेकिन इस जरा सी बात के लिए 4 पन्ने कैसे लिखें? ये बड़े भाई साहब का मानना है कि चलो समय की पाबंदी अच्छी बात है, समय पर काम करना अच्छी बात है, समय के साथ अगर जो व्यक्ति चलता हो जीवन में उन्नति करता है, प्रगति करता है, सफलता हासिल करता है। पर इस छोटी सी बात के लिए 4 पन्ने लिखने की क्या ज़रूरत है? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसके लिए 4 पन्ने लिखने की ज़रूरत क्या है? मैं तो इसे हिमाकत ही कहता हूँ, मतलब गुस्ताखी कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि समय का दुरुपयोग हुआ है कि नहीं? समय की किफ़ायत हुई, ये समय बचाने वाली बात नहीं हुई, समय का एक तरह से बर्बादी, व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। बड़े भाई साहब का मानना है कि जो कुछ कहना हो तुरंत कहो और अपने रास्ते पर चल पड़ो। समय की पाबंदी पर लिखना है तो समय की पाबंदी बड़ी अच्छी बात होती है, उसमें जो भी बातें हैं उसको लिखो और 4 पन्ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रखने पड़ेंगे, अर्थात 4 पन्ना लिखना ही पड़ेगा, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल इसके A4 साइज़ के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? तो बड़े भाई साहब का मानना है कि इस तरह से छात्रों पर अत्याचार किया जाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। ठीक संक्षेप में 4 पन्ने हुए तो शायद अगर उसको विस्तार में लिखना हो तो 100-200 पन्ने लिखवाते। ये बड़े भाई साहब का विचार है कि संक्षेप में लिखने के लिए बोल रहे हैं तो 4 पन्ना लिखना है, मतलब 4 पेज लिखना है, और इसको विस्तार में लिखना हो तो कम से कम 100-200 पेज तो लिखने पड़ते। तेज़ दौड़िए और धीरे भी, है ना उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं है। बड़े भाई साहब कहते हैं अध्यापकों को तमीज़ नहीं है कि संक्षेप में निबंध लिखवा रहे हैं, वो भी 4 पेज, और जब विस्तार में लिखना हो तो 100-200 पेज। तो इतना मतलब इतनी सी बात उनको समझ में नहीं आती, और उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला, लाला मतलब अपने भाई को, छोटे भाई को संबोधित कर रहे हैं। ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, मतलब ये सारे काम करने पड़ेंगे, तब जाकर तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते हो। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को कह रहे हैं कि इस दर्जे में अव्वल आ गए, प्रथम स्थान से पास हो गए तो तुम्हें घमंड हो गया, तुम्हारे पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं। जब मेरी कक्षा में आओगे तुम्हें आटे दाल चावल का भाव मालूम होगा, अर्थात जो सच्चाई है उस कक्षा की, उस कक्षा की जो मुश्किल पढ़ाई है उसके बारे में तुम्हें पता चलेगा। और कहने के इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कहता हूँ उसे गिरह बांध लीजिए, नहीं पछताइएगा। बड़े भाई साहब कहते हैं कि मैं फेल हो गया हूँ कोई बात नहीं, पर मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और तुमसे ज़्यादा संसार का अनुभव रखता हूँ। मैं जो कुछ कहता हूँ उसको दिमाग में बैठा लीजिए, गिरह गांठ बांध कर रख लीजिए, नहीं तो आगे पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने उपदेश माला कब समाप्त होती। लेखक बता रहे कि स्कूल जाने का समय हो गया था, नहीं तो भाई साहब का उपदेश कब समाप्त होता पता नहीं। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। इतनी डांट खाने के बाद लेखक बता रहे हैं जब वो ब्रेकफास्ट के लिए गए तो भोजन जो मिला उनको वो भी उसमें स्वाद नहीं आ रहा था। जब पास होने पर तिरस्कार, अगर फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। लेखक बता रहे कि पास होने पर इस तरह से उनको डांट, इस तरह से उनकी फजीयत की जाती है, अगर फेल हो जाते तो क्या होता, शायद प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, बड़े भाई साहब ने अपने दर्जे का, अपनी कक्षा की पढ़ाई का जो खतरनाक चित्र खींचा था, उससे लेखक भयभीत हो गए। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागे, बस यही हैरानी की बात है। इतना खतरनाक अगली कक्षा की पढ़ाई और लेखक का भयभीत होना, और ताज्जुब की बात यही है कि वो सब कुछ सुनने के बाद भी वो घर नहीं गए। लेकिन इतने तिरस्कार पर पुस्तकों में लेखक की जो अरुचि है ज्यों की त्यों बनी थी। अरुचि मतलब इंटरेस्ट न होना,
रुचि न होना। तो लेखक का अभी भी वही खेल कूद में ही मन लगता है, पढ़ने में अभी भी मन नहीं लगता। खेल कूद का कोई भी अवसर हाथ से लेखक नहीं जाने देते थे, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना पढ़ते थे कि कक्षा में जो भी टीचर्स के द्वारा, जो भी अध्यापक के द्वारा काम दिया जाता था उसको पूरा कर लेते थे कि दर्जे में, मतलब कक्षा में जलील ना होना पड़े, कक्षा में किसी तरह की कोई बेइज्जती ना हो, इसलिए लेखक उतना काम कर लेते थे। अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास पैदा हो गया था और वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगे। जैसे ही लेखक कक्षा में अव्वल दर्जे से पास हुए, लेखक को अपने ऊपर विश्वास क्या हुआ था कि उसको विश्वास पैदा हो गया था कि अब मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, पास हो ही जाऊँगा। और फिर जिस तरह से बड़े भाई साहब ने उनकी क्लास लेनी शुरू की, डांटना शुरू किया, वो विश्वास जो था वो गायब हो गया और चोरों के जैसा जीवन कटने लगा। फिर से वहीं बड़े भाई साहब से नज़रें छुपाकर खेलने के लिए जाना और दबे पाँव घर हॉस्टल में वापस आना, पहले जैसा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा दूसरे भाग में बड़े भाई साहब ने छोटे भाई साहब को किस तरह से समझाया, किस तरह से रावण का, किस तरह शाही रोम का, किसी शैतान का उदाहरण देकर समझाया कि अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वालों का कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे का भाग हम देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।